हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग इस पार्ट में कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर ये है। आपको फॉर्मूला में थोड़ा रिकॉल कर दूँ। कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? K Q1 Q2 बाई R²। इसी पे हम काम कर रहे थे। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं कितना? 1 मीटर है। कितना मीटर है? 1 मीटर है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा। तो इसका एक बेसिक कंपैरिजन आपको करना है इस क्वेश्चन के थ्रू। समझते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो इन दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे? वी ऑल नो कि F ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 बाई R² होता है। G m1 m2 बाई R²। चलो तो G कितना होता है बोलो? 6.7 10⁻⁻11। वैसे तो 6.67 होता है, बट रफली ऐसा हम ले रहे हैं। ठीक है। m1 बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31। और दूसरा भी चूंकि वही है, तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। 9.1 10⁻31 G m1 m2 बाई R²। तो मेरे हिसाब से 1 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं पावर्स की बात करूं, रफली अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखो -31 -31 -62 -62 और -11 कितना हो गया? -73। तो ये आ गया 6.7 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻73 न्यूटन। कुछ ये डेटा आया है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का इन दोनों के बीच में। अगर हम इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं तो देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है। चलो ट्राई करते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? ये तो पढ़ चुके हैं। K Q1 Q2 बाई R²। R तो 1 है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो K के बदले क्या लिखोगे? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 क्या लिखोगे? Q1 लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो कि ये 2 बार आएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया? 9 इंटू ये हो गया 2.56। ठीक है। और ये कितना आ गया बोलो? 10⁻⁻38 न्यूटन। अब जरा इन दोनों फोर्सेस पर थोड़ा गौर करो। ये लगभग 18 और 2.5 कर लो तो कुछ 22-23 के आसपास आएगा। ये मान लो 81 है, 81.7 लगभग 250 ये हो गया। फिर भी अगर देखा जाए तो ये -71 तक पैक हो जाएगा ओवरऑल। और ये 38 है। आप कंपेयर करो इन दोनों में कौन ज़्यादा है। तो क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, किसके मुकाबले? ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। और ये लगभग जो है 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वीकेस्ट फोर्स इन नेचर अगर कोई है तो वो कौन है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर समझते हैं इसके आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R²। अभी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मे बी मैं नेक्स्ट पार्ट में शुरू करूं। अभी इसी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। और देखो आगे, जैसे कुछ इजी क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड में वो बता देता हूं मैं आपको। मान लो कि यहाँ पर एक हमने चार्ज ले लिया 3 माइक्रो कूलम का, छोटे मोटे क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। और यहाँ एक और चार्ज ले लिया 5 माइक्रो कूलम का। इन दोनों के बीच का सेपरेशन ले लिया मैंने 3 एंगस्ट्रॉम। कितना ले लिया? 3 एंगस्ट्रॉम। बोलेगा कि इनके बीच का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो। बहुत इजी है, बताओ। F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 क्या लिखोगे? 3 माइक्रो कूलम है तो 3 इंटू 10⁻⁻6। 5 माइक्रो कूलम 5 इंटू 10⁻⁻6 और 3 एंगस्ट्रॉम है, यानी 3 इंटू 10⁻⁻10 का क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर हो जाएगा। सॉर्टेड है। अब जो भी है सॉल्व कर लोगे। बताओ कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 से ये खत्म हो गया।
3 और 5 हो गया 15, ऊपर आ गया 10 की पावर -12 और ये जाके प्लस का हो गया 20, ठीक है। तो आ गया 15 इंटू 10 टू द पावर 8, शॉर्ट कर लो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। और देखो क्या इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है कि अगर एक चार्ज यहाँ मान लें, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ मान लें वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, इस चार्ज को हम Q बोल देते हैं, ठीक है, इस चार्ज को हम अननोन रख लेते हैं, जैसे इसका वैल्यू अपने को पता ही नहीं है, ये मान लेते हैं, तो इसका मास m है, ठीक है, ये फिक्स है, ये चार्ज क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलेगा, इसका सेपरेशन दे दिया, चलो मान लो दे दिया सेपरेशन x है इसका, मतलब एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज इसके ऊपर है और इनके बीच का गैप है x, इसका मास m है, ये फिक्स है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस Q, जिससे कि ये चार्ज क्या रहे, ऊपर बैलेंस रहे। चलो एक काम करते हैं, इसको Q रख लो, ये भी Q है। क्वेश्चन क्या आएगा कि इसका वैल्यू कितना हो Q का, कि वो इसको क्या करे, बैलेंस कर ले। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये। क्या करना है आपको, आपको इन दोनों की वजह क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। बोलो कितना होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो कितना होगा, KQ² बाई x²। ये फोर्स ये लगा रहा है इस पर, किधर, ऊपर की ओर लगा रहा है, और इसका वजन mg कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो बोलो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा mg x² बाई k का अंडर रूट। ऐसे छोटे मोटे मिक्सिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि Q कितना हो कि ये सिस्टम क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। चलो और आगे चलते हैं। इसी को बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इक्वेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखो। और जैसे कि हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर एक चार्ज है Q, ठीक, और यहाँ से कुछ R1 डिस्टेंस पर एक और चार्ज था Q, एक चार्ज Q है, एक और चार्ज Q है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R1 है। इसमें से ये चार्ज जो है वो फिक्स है, ठीक, और इस चार्ज को हमने रिलीज कर दिया। आपको पता है कि ये इस पर उधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, तो हमने क्या किया, हमने इस चार्ज को रिलीज कर दिया। जब इसको रिलीज करेंगे तो ये इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से उधर जाएगा। तो जैसे जैसे इसका डिस्टेंस कम होता बढ़ता जाएगा, इस पर लगने वाला फोर्स भी कम होता जाएगा। सवाल ये है कि जब ये चार्ज आगे जाते जाते, जब ये चार्ज आगे बढ़ते बढ़ते R2 डिस्टेंस पर पहुंच गया, तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी है। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड चार्ज, ये जब इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाए, R2 हो जाए। इसको ट्राई करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं एक्चुअल में। जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पर इसका एक और तरीका है बाय एनर्जी कंजर्वेशन, जिससे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमने उसको पढ़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर बेसिक मैकेनिक्स इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, चलो समझते हैं। हमने काम किया कि इस चार्ज और इस चार्ज को एक नॉर्मल कोई डिस्टेंस ले लेते हैं x, रैंडम। तो यहां से x डिस्टेंस पर जाकर हमने माना कि चार्ज x डिस्टेंस पर है इस पॉइंट पर, ठीक। तो इस पॉइंट पर ये इसको क्या फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ² बाई x²। पहले R1 दूरी पे था, R2 पे अपने को बात करनी है, लेकिन हमने क्या किया, रैंडम कोई डिस्टेंस मान लिया x, ठीक। तो F = KQ² बाई x²। ओके, अच्छा अब सुनो, अगर ये इसका फोर्स है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका मास m मान लेते हैं, शॉर्टेड है वो। तो बोलो अगर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर, तो कितना आएगा, बोलो, हो जाएगा KQ² बाई mx², है कि नहीं, क्योंकि फोर्स बाय मास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन इसमें सोचने वाली बात क्या है वो देखो,
जैसे जैसे ये दूर जाएगा फोर्स घटता जाएगा, एक्सेलरेशन घटता जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन अगर घटता है तो वेलोसिटी क्या बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के बढ़ाने का रेट होता है। तो किसी चीज़ के बढ़ाने का रेट अगर कम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वांटिटी कम हो रही है ना। तो वो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आता होगा आपको एक्सेलरेशन। तो बोलो ए का फॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो dv बाई dt लिख लो, या होता है v dv बाई dx, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या करना है, x के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो ऐसा लिखा हमने, बोलो क्या हो जाएगा, kq स्क्वायर बाई mx स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, ये v dv इक्वल्स टू kq स्क्वायर बाई mx स्क्वायर, और यहाँ आ गया dx, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट कर लो। बोलो कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेकर r2 तक। ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर बाई m इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। कितना आएगा इसका, -1/x आएगा। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर बाई m ब्रैकेट में 1/1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अपने को चाहिए v, बोलो v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, वहाँ आ गया तो 2kq स्क्वायर बाई m इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो देखो बिना हमने इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किए हुए इसको सॉल्व किया है, नॉर्मल प्रोसीजर है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, आई होप ये नोट हो गया होगा। चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ये एक प्लेन सरफेस है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इस पर चार्ज है q। कोई ब्लॉक है, उसका मास m है, उस पर चार्ज q है। यहाँ भी एक ब्लॉक है, सेम मास m और चार्ज क्या है इसका, q है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन x है ना। ब्लॉक बहुत कम साइज का, इसको पॉइंट मास आप मान सकते हो, और चार्ज इस पे q है, कुछ ऐसा है। ठीक, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमने म्यू मान लिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q। q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये रुका हुआ रहे, है ना। q अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये रिपल्सन बढ़ जाएगा। ये तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, चाहिए उधर ना जाए, क्योंकि अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता इसमें। बताओ क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, बहुत सिंपल है। इसमें दो कंसेप्ट का मिक्सिंग है, आप समझो इसको क्या है, बताता हूँ। देखो ये इसको कितना फोर्स देगा, kq स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्या देगा, kq स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और ये इस सरफेस से कनेक्टेड है किस फोर्स की वजह से, आप जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू mg। तो अगर kq स्क्वायर ज़्यादा हो गया म्यू mg से तो क्या होगा, वही लिमिटिंग कंडीशन होगा। तो ये अगर कंडीशन है kq स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अगर ज़्यादा हो गया किससे, म्यू mg से, तो बॉडी में क्या शुरू हो जाएगा, मूवमेंट। और इससे अगर कम रहा तो क्या होगा, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब सोचो इसी का अगर एक और कंडीशन ले सकते हैं हम, जैसे कि इसको हम ले जाएं कहाँ पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, सेम सेटअप को, एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा। ओके, यहाँ पर हम एक मास रखो, पॉइंट मास रखो, m रख लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट रख लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं एक मास को। सेपरेशन अगेन हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस पर चार्ज q है, इस पर चार्ज है -q। चार्ज क्या है इस पर, -q, ठीक है। इस पूरे सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू मान लेते हैं, ठीक।
तो क्वेश्चन सेम है कि इसकी वैल्यू कितनी हो क्यू की कि ये रुका हुआ रहे। कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ये इस तरफ कितने जा रहा है बोलो, ये जा रहा है mg साइन थीटा से इधर फिसलना चाहता है, सॉर्टेड है। mg साइन थीटा से इधर गिरना चाहता है और ये इस तरफ इसको खींच रहा है कितने से बोलो, ये इसको इस तरफ खींच रहा है किससे, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से। mg साइन थीटा से ये गिरना चाहता है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स को इधर खींच रहा है। अब चूंकि ये इधर गिरना चाहता है और हम मान लें कि ये वैल्यू ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन इस पर कहाँ लगेगा, उल्टे इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है इसको सपोर्ट करेगा किसको, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को। तो फ्रिक्शन कितना होगा, mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ये आ गई लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। ये हमने एज्यूम करा है कि mg साइन थीटा ज़्यादा है किससे, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से। तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है। मतलब कि अगर आपको ये फोर्सेस बैलेंस करने आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन को कहीं भी डाल सकते हैं ना। इसी को हो सकता है कि आपको वर्टिकल सर्कल में मिला दें, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे वर्टिकल सर्कल में आ जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट की मिक्सिंग हो सकती है। चलो और आगे चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि एक रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड पर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। चार्ज इस पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हर 1 मीटर पर लैम्डा कूलम्ब चार्ज अवेलेबल है। यहां से a दूरी पर एक चार्ज है q। कहां से, इस जगह से a दूरी पर एक चार्ज q है, इस रॉड की लंबाई है l। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द चार्ज, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे एक चीज़ जनरली सोचते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा चार्ज है तो इस पूरे पे चार्ज क्या आ गया, लैम्डा एल आ गया। तो वो क्या करते हैं, इसको सेंटर पे मान लेते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं वैसे। तो देखो सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसको बिल्कुल हम एक पॉइंट पर यहाँ एज्यूम कर लें और डिस्टेंस ले लें a प्लस एल बाई 2, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या तरीका है सॉल्व करने का इसको, तो आपको पता है कि हम बेसिक इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखो समझते हैं इसको कैसे इसका आंसर आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस जगह से यहां से x दूरी पर जाके एक dx स्ट्रिप काट लेते हैं। यहां से x डिस्टेंस जाकर क्या किया हमने, एक dx का स्ट्रिप काट लिया। तो मुझे बताओ इस dx स्ट्रिप पर जो चार्ज है उसको अगर dq मान लिया जाए तो वो dq चार्ज कितना होगा। तो देखो द dq चार्ज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिप विल बी लैम्डा इंटू dx, सॉर्टेड है, लैम्डा इंटू dx। अब ये जो dq चार्ज यहाँ पर है ये तो इसके लिए पॉइंट चार्ज हो गया, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पर ही बेस्ड होता है। जो हम लोग k q1 q2 r स्क्वायर करते हैं ना, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हमने क्या किया, यहाँ से x पर जाके dx एक स्ट्रिप काटा, उस dx पर चार्ज dq मान लिया, तो dq क्या हो गया, लैम्डा इंटू dx हो गया। अच्छा, तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे कूलम्बिक फोर्स निकालना हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना बोलो कितना होगा, हो जाएगा k, q1 तो q है, q2 क्या हो गया, लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये एक छोटा सा फोर्स है df, किसके बीच में, इस dq और इस q के बीच में। लेकिन अपने को तो पूरा फोर्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा इसको बच्चे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 0 से लेकर f तक कर लो। इसको कहाँ से कहाँ तक करोगे, देखो a से लेकर a प्लस एल तक, a से लेकर a प्लस एल तक, लो सॉल्व कर लिया। ये तो f हो गया, कांस्टेंट बाहर ले लो, k q लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, a से लेके कहाँ तक, a प्लस
एल तक। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले हमने इसका यूज़ करा था, तो आंसर लिख लेते हैं, के क्यू लैम्डा ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन रॉड एंड द चार्ज। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो और आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, क्योंकि ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है अगला कि एक रिंग है, इस रिंग पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। इस रिंग पर चार्ज क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, यहां पर एक चार्ज है Q, सेंटर पर चार्ज क्या है, Q है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे रिंग पर जो भी चार्ज है, रेडियस का r मान लेते हैं, तो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर। ये आपको बताना है। ट्राई करेंगे इसको कैसे क्या सॉल्व करना होगा। अगेन आपको पता है कि ये जो सिस्टम है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो और सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई कंसेप्ट होता नहीं है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अपने को इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। चलो यहाँ देखो, रिंग में स्ट्रिप कैसे लेते हैं, यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर हमने क्या किया, डी थीटा का एक स्ट्रिप काट लिया। यहां से थीटा एंगल पर जाकर क्या किया हमने, डी थीटा का एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया। चूंकि रेडियस आर है तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, बोलो, आर डी थीटा। लंबाई क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। इस पर हमने मान लिया चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, इट इज लैम्डा आर डी थीटा। डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। तो इसको तो हम पॉइंट चार्ज मान ही सकते हैं, राइट। और ये बहुत छोटा एक पॉइंट है, तो सोचो इसके और इसके बीच में फोर्सेस किधर होंगे। तो ये जो चार्ज है डी क्यू यानी कि लैम्डा आर डी थीटा, और ये जो क्यू है इस पे फोर्स होगा इस तरफ, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बोलो ये फोर्स कितना होगा, सिंपल है, तो हो जाएगा के Q1 तो Q है, Q2 क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। ये फोर्स है DF, ये फोर्स क्या है, DF के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर। इजी है, ये DF हो गया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये जो आपको DF फोर्स मिला है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, सोचो कौन कौन से, तो एंगल ये थीटा है, इसको आगे बढ़ाओ तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो यहां होगा, DF क्या होगा बोलो, ये cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे होगा, नाम क्या होगा इसका, DF sin थीटा। क्लियर है, यानी कि जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन अगर देखो हर पॉइंट पे बदल रहा है। यहाँ जो छोटा सा चार्ज होगा उसका बिल्कुल नीचे आएगा, यहाँ वाले का इधर आएगा, तो अपने को दोनों ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसको हॉरिजॉन्टल में समझते हैं क्या आएगा, इन हॉरिजॉन्टल। तो बोलो हॉरिजॉन्टल में अगर इसको इंटीग्रेट किया है तो किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, DF के cos थीटा को। तो देखो ये हो जाएगा F नेट किसमें, हॉरिजॉन्टल में, बोलो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DF cos थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो क्यों लॉजिकल यहाँ भी समझ में आ रहा है कि हर एक पॉइंट का इस पॉइंट पर जो DF cos जा रहा है, ऐसा ही जो पॉइंट यहाँ होगा उसका DF cos इधर जाएगा। तो दोनों DF cos क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगर इसको मैं वर्टिकल में लेके आऊँ, बोलो कहाँ लेके आऊँ इसको, वर्टिकल में, तो देखो क्या हो जाएगा, F नेट वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ DF
साइन थीटा 0 से लेकर क्या पाई, ठीक है। बताइए, तो इजी है, कितना हो जाएगा बोलो, डी एफ की वैल्यू कहाँ से उठाओ, ये उठा लो। तो इसमें तो एक तो आर अपने को मिल कट जाएगा ना, एक आर बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, के क्यू लैम्डा डी थीटा बाई आर इंटू साइन थीटा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो। चलो, ये 0 आ गया, यहाँ पाई आ गया, तो आ जाएगा के क्यू लैम्डा और 2 भी आ जाएगा बाई आर। चलो, समझ में आया आपको ये चीज़। तो इस तरीके से हम किसी भी रिंग की वजह से उसके सेंट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट जो है हम लोग टेंशन का इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे टेंशन नहीं होगा आपको, है ना, टेंशन वाले कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन समझते हैं इसको। सपोज करो कि यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है और ये इसका हो गया वर्टिकल रेफरेंस लाइन। एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। ये लेंथ हम मान लेते हैं L, ये भी लेंथ L मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं और ये थीटा मान लेते हैं। यहाँ एक चार्ज है Q जिसका मास M है। अगेन यहाँ एक चार्ज है Q जिसका मास M है। कुछ ऐसा है। तो आपको पता होगा जब ये ऐसे रहेगा, दो चार्जेस ऐसे हैं, तो रिपल्सन की वजह से क्या होंगे, ये अपने आप एक्सपेंड हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत दूर तक एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बहुत दूर तक एक्सपेंड? क्योंकि कुछ समय बाद क्या होगा, इसको ग्रेविटी डोमिनेट करना शुरू कर देगी और ये किसी ऐसे पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाएगा जैसे अभी रुका हुआ है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इन कंडीशंस पे क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा इसको समझते हैं। देखो कैसे। सपोज करो अगर यहाँ हम कैलकुलेट करना शुरू करें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो इसमें टेंशन कहाँ लग रहा है, बोलो ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक। ये लेंथ L है, तो ये लेंथ L है, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा और ये भी हो जाएगा L साइन थीटा, ठीक है। तो ये टेंशन यहाँ लगेगा। बोलो अगर इसका मास M है तो नीचे एग्जैक्ट क्या लगेगा, इस पर mg लगेगा। इस चार्ज में और इस चार्ज में इस तरफ बोलो क्या लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलो कितना होगा, वो हो जाएगा K क्यू स्क्वायर बाई 2L साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये जो टेंशन है इसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका टेंशन का कौन सा, कॉस थीटा, और यहाँ बोलो क्या हो जाएगा, टेंशन का कौन सा थीटा, साइन थीटा। लो भाई, क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं। सबसे पहला देखो, जो मुझे लग रहा है इसमें, पहले आप देखो के क्यू स्क्वायर बाई 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, T साइन थीटा, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो ये आपने किसने बैलेंस किया, उसको हॉरिजॉन्टल में बैलेंस किया, ठीक है। आगे चलें, देखो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, T cos थीटा। तो T cos थीटा इज बैलेंसिंग mg। लो, अगर ये दो इक्वेशन हमने लिख लिए किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए, तो जो भी क्वांटिटी आपसे इसमें पूछेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कंसेप्ट डिलीवर हो चुका है। आपको ये वैल्यू दे देगा Q का, इसका मास दे देगा, टेंशन दे दिया, कोई एंगल पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो ये दो इक्वेशन अगर आपने बना लिया है, ये इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल का, ये वर्टिकल का, तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए और आगे कुछ सीखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि फिर से हमने क्या किया, दो चार्जेस को ऐसे हैंग किया और वो अपने रिपल्सन की वजह से एक फिक्स पॉइंट पर जाके रुक गए हैं। सपोज करो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। चार्ज ये है Q मास M, चार्ज ये है Q मास M। दोनों चार्ज सेम है, दोनों का मास सेम है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको θ1 और θ2 का रिलेशन बताना है। पहला,
ये होगा θ1 ग्रेटर होगा θ2 से, θ1 छोटा होगा θ2 से, नो कमेंट्स। क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, क्या आंसर होना चाहिए? देखो ये Q है, ये M है, और सेम कंडीशन यहां पर है। इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सेम है। और दोनों के बीच का जो कूलम्बिक फोर्स है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी सेम रहेगा। दोनों पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल इक्वल पॉइंट पे जाके बैलेंस होंगे। यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा कि θ1 इज इक्वल टू θ2। इसमें कुछ चेंज करते हैं। जैसे मान लो ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक सिस्टम है सेम जैसा बनाया था, ये एंगल मान लेते हैं θ1 और ये एंगल मान लेते हैं θ2। ये है चार्ज Q, मास है इसका m1, ये है चार्ज Q, मास है इसका m2। मास क्या है इसका? m2। और क्वेश्चन में गिवन है कि m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? वही लिख दे रहा हूँ, θ1 इक्वल टू θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2, एंड अगेन नो कमेंट्स। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सोचो थोड़ा सा, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? चलो देखो थोड़ा सा क्या होगा। m1 ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर m1 मान लो ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ, m1 अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ज़्यादा पुश करेगा इसको। लेकिन चार्जेस दोनों पे सेम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पता है आपको, दोनों एक्शन रिएक्शन पे सेम ही लगना है। लेकिन चूंकि इस वाले एंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग जाएगा अर्थ का, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये हिस्सा ऐसा हो गया, तो ये तो वर्टिकल लाइन थी। तो देखो क्या समझ में आ रहा है आपको कि θ1 छोटा हो जाएगा और θ2 ज़्यादा हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन है? θ1 छोटा है, लो यहाँ पर है तो θ1 छोटा है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज़, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर ही हो रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है K/Q = R²। थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट हम लोग 11th क्लास से उठा रहे हैं, जो आपको आता होगा ऑफ कोर्स। कंपोनेंट ब्रेक करना, टेंशन का डायरेक्शन, ये सब तो आपको आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो कोई सिस्टम है ऐसा, ठीक, ये सिस्टम अपने नॉर्मल सिनेरियो में 45 डिग्री एंगल बनाकर बैलेंस था। जो भी इस पे चार्ज है, मान लो चार्ज इस पे Q है, इस पे भी चार्ज Q मान लेते हैं, ठीक है, इसका लेंथ L, इसका लेंथ L मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का सेपरेशन पता है आपको 2L sin θ हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन है एट 45 डिग्री, ये बैलेंस था। तो अगर हम इसको इसके अलावा किसी और एंगल, जैसे मान लो 53 डिग्री पर रख के, इसको अगर हम 53 डिग्री पर रख दें, ऐसे 53 डिग्री पर रख कर रिलीज कर दें, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा, है कि नहीं। तो अगर इसको हम 53 डिग्री पर रख के रिलीज कर दें, तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? जिस टाइम पर हम इसको रिलीज करेंगे उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अपने को पता करना है। समझ में आया क्वेश्चन? 45 डिग्री पर इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है बिल्कुल। तो जब उसको 53 डिग्री से रिलीज करेंगे तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के टर्म्स में निकाल लो या जैसा भी समझ में आएगा देख लेंगे उसको, ठीक है। शुरू करें इसका आंसर। इधर देखिए 45 डिग्री पर कह रहा था कि इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चार्ज की बात करें, ठीक है, ये L है तो ये लेंथ होगा L/√2। ये कितना हो जाएगा? L/√2 हो जाएगा। ये भी लेंथ क्या हो जाएगा बोलो? L/√2 हो जाएगा, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा डिस्टेंस √2L। टोटल कितना हो जाएगा? √2L हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर इस तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, बोलो कितना लगा? वो लगा
के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या था √2l, तो क्या हो गया 2l स्क्वायर, कितना हो गया 2l स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मास m है तो इसमें नीचे की ओर क्या लग रहा होगा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक। अब एक बात सोचो, ये एंगल अगर 45 है तो ये क्या समझो कि 45 एंगल रहा होगा, मतलब यहाँ भी 45 रहा होगा। और अगर ये एंगल 45 है तो दो वेक्टर्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल तब बनता है रिजल्टेंट का, जब वो दोनों बराबर हों। जैसे देखो, ये है f और इधर भी f है, दोनों मान लो सेम है, तो रिजल्टेंट जो जाएगा ना उसका एंगल बनेगा 45, मतलब यहाँ से 45 बनेगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में चूंकि ये एंगल 45 है तो इसको आगे ले जाएंगे तो ये और ये जरूर इक्वल रहे होंगे, तभी एंगल 45 बन पाया। इससे क्या सीखा हमने, इससे हमने ये सीखा कि जो mg है वो किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर के। इसका मतलब के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mg, ये हो गया। चलो अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले केस पे कि जब इसको 53 डिग्री से रिलीज किया गया तो क्या क्या सिनेरियो था, समझते हैं उसको। देखो, जैसे ये है, अब इसको क्या किया आपने 53 डिग्री से रिलीज किया, एक तरफ कर लो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह देख लेते हैं। दिस एंगल इज 53 डिग्रीज, ठीक है। ये लंबाई क्या है, L है। समझो, चार्ज Q मास M, चार्ज Q मास M, ठीक। ये 53 है, ये लंबाई L है, ये 90 हो गया। तो इस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा समझते हैं उसको। देखो इधर ये दूरी क्या होगा 4l/5, हाँ ज़्यादा है ना 4l/5, बोलो ये भी कितना हो जाएगा 4l/5 हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये पूरा हो गया 8l/5, कितना 8l/5। देखो इस तरफ अभी वाले सीन में जब 53 पे इसको रिलीज किया तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 25/64, तो ऊपर जाएगा 25, नीचे क्या आ गया 64, हाँ सही है। और एल स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, शॉर्टेड है। समझ में आया कैसे हुआ, 4l/5, 4l/5 8l/5, 8l/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, एल स्क्वायर बाई 25, 25 ऊपर आ गया 64 नीचे आ गया। यानी कि इस तरफ जो फोर्स है वो कुछ इतना आ गया। इसको थोड़ा अगर इजी कर ले, बोलो क्या कर सकते हैं इजी करके, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कितना है 2mg। तो एक काम करते हैं ना, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो गया 2mg मल्टीप्लाइड बाई 25/64, तो ये कितना आ गया बोलो 25/32 mg। mg के टर्म्स में निकाल लिया ना, क्या दिक्कत है, इजी है। चलो और देखो इस पर और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले इसमें नीचे की ओर क्या लगेगा बोलो, ग्रेविटी mg लगेगा। इसको अगर थोड़ा सा और मैं आगे लेके आऊं, ठीक है, तो ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी क्या रहा होगा 53 रहा होगा, इजी है। और ये एंगल रहा होगा 37, ठीक है। तो देखो mg का एक कंपोनेंट यहाँ है और mg का दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इस लाइन पर ऐसे की ओर जाएगा, इधर जाएगा। कितने एंगल जाएगा बोलो 37 पर। तो पता आपको mg का ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा mg cos 53, ये हो जाएगा mg sin 53, तो हो जाएगा ये mg sin 53। साइन ज़्यादा में ज़्यादा तो कितना हो जाएगा ये 4mg/5। तो इस पॉइंट पर इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है mg का वो कितना लग रहा है 4mg/5। अब इसी को अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो उसका फोर्स कहाँ होगा बोलो, ये 37 तो ये अगेन कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो सोचो इस फोर्स का यानी कि 25/32 mg जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो, तो 53, तो हो जाएगा कितना 25/32 mg cos 53, cos ज़्यादा में कम यानी कि 3/5, ये कट गया 5 से, बोलो क्या आ गया 15/32 mg।
तो अगर हम सिर्फ इस लाइन की बात, देखो एक्सेलरेशन छोड़ने पे इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है बोलो? ये लग रहा है 15 mg/32, ठीक है। और इस तरफ जो फोर्स बोलो कितना लग रहा है? 4 mg/5, ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स तो इस तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन बोलो क्या हो जाएगा? F net by m। तो F net क्या हो जाएगा बोलो? हो जाएगा 4 mg/5 माइनस 15 mg/32 डिवाइडेड बाई m। अब ये जो भी आ जाए क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? m से m कट जाएगा, सॉल्व कर लो। तो देखो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें समझने वाली बात क्या थी कि इसका नेट एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, तो जब इसको रिलीज करोगे तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ आएगा? इसका इस लाइन के लॉन्ग आएगा। तो हमने mg का कंपोनेंट ब्रेक करा, फिर हमने क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैट्स का कंपोनेंट जो फोर्स है उसको ब्रेक करा और इस लाइन पे उसको सॉल्व किया और आपका ये आंसर आ गया है। चलो इसको नोट कर लो। कुछ और सीखते हैं। चलिए, एक थ्योरम पढ़ा होगा आप लोगों ने जिसको कहते हैं लामीज थ्योरम, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में लामीज थ्योरम बहुत हेल्पफुल रहता है। तो देखते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, देखो लामीज थ्योरम कब यूज होता है? सबसे पहले तो 3 फोर्सेस होनी चाहिए, देयर मस्ट बी 3 फोर्सेस, और दूसरा क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है कि 3 फोर्सेस हैं और तीनों फोर्सेस की वजह से जो सिस्टम है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि लामीज थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये क्या होता है लामीज थ्योरम? देखो जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1 उधर, एक फोर्स लग रहा है F2 इधर, और एक फोर्स लग रहा है F3 इस तरफ, ठीक है। F1 के जस्ट ऑपोजिट का एंगल जो है वो अल्फा है, F2 के जस्ट ऑपोजिट एंगल बीटा है, और F3 के जस्ट ऑपोजिट का एंगल क्या है? गामा है। अगर ऐसा कंडीशन है और इस पॉइंट पर ये तीनों फोर्सेस क्या हैं? इक्विलिब्रियम में हैं, तो लामीज थ्योरम ये कहता है कि F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम। नोट कर लीजिए इसको, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन समझते हैं। कई बार जो बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसको इस थ्योरम से एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि किसी फिक्स सपोर्ट से यहाँ पर एक चार्ज Q मास M था जिसकी लंबाई L थी। एक रॉड मान लो ऐसा, आप उस पर फिक्स था पूरा चार्ज Q मास M, यहाँ पर लास्ट में सिर्फ, ठीक है, ये फिक्स है। एक और सिमिलर सिस्टम को, एक और सेम एक थ्रेड से एक और चार्ज को बांध के यहाँ रख लिया गया और छोड़ दिया गया, तो आपको पता है कि धीरे धीरे क्या होगा? वो दूर जाएगा रिपल्सन की वजह से, और वो जो चार्ज है दूसरा वाला जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ, वो कुछ ऐसा बनकर इस तरीके से Q और M वो यहाँ जाके बैलेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग पर टेंशन कितना होगा जब ये ऐसा जा चुका होगा? तो समझ में आया क्या हो रहा है? एक थ्रेड है और एक चार्ज Q मास M यहाँ फिक्स था रखा हुआ, दूसरे चार्ज Q मास M को सेम लेंथ के यहाँ रखा गया और छोड़ दिया गया, तो ये तो फिक्स है। अगला वाला क्या होगा? सॉरी, अगला वाला उधर चला जाएगा। तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में इसमें टेंशन क्या होगा। ट्राई करो। लेंथ L है, वो आपको दिख रहा होगा।
चलो देखते हैं। ये क्यू यहां रखा हुआ है, तो सोचो अगर ये लेंथ एल है तो बताया मैंने पहले आपको ये लेंथ भी एल ही होगा, क्योंकि दोनों सेम लेंथ से ऐसे गए थे। ये जो सिनेरियो अभी है इसमें अगर ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है तो पता होगा आपको कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो इसको मान लो थीटा, इसको भी क्या मान लो, थीटा मान लो, बराबर होंगे दोनों। अच्छा और सुनो, इस पॉइंट पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, इसमें इस तरफ बोलो कौन सा फोर्स लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा फोर्स है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये mg यहां जा रहा है और इस रॉड में या थ्रेड में टेंशन कहां है, ऊपर की ओर है। अगर कुछ एंगल्स की बात करें तो बोलो एंगल्स क्या क्या आ सकते हैं। देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इजी है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। अच्छा बोलो ये कितना होगा, इसके और इसके ये एंगल थीटा हो गया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन और mg, अपने पास तीन फोर्स आ गए और इक्विलिब्रियम में है, मतलब कहीं ना कहीं लामीज थ्योरम का यूज हो सकता है। तो देखो करते हैं, हमें निकालना है टेंशन। तो देखो टेंशन कैसे निकालेंगे, आप बताओ T बाई T के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये T इधर है ना, T के ऑपोजिट क्या है, साइन 180 माइनस थीटा। और देखो इधर इस वाले कहाँ के mg के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, अगेन साइन 180 माइनस थीटा। सॉर्टेड है। T बराबर कितना आ गया, mg आ गया। तो देखो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें कि आपको कहना था कि एक थ्रेड है, इसमें चार्ज क्यू मास एम, दूसरा थ्रेड चार्ज क्यू मास एम रिलीज कर दिया गया, एक फिक्स है, अगला यहाँ चला जाएगा। तो जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, ये आपको निकालना था। और लामीज थ्योरम देखो कितने ईजी वे में सॉल्व हो गया, टेंशन विल बी इक्वल टू mg। और देखो इसमें एंगल का कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, ये भी एक पॉइंट है कि वो किसी भी एंगल पे जाए टेंशन उसका क्या रहेगा, स्ट्रिंग में सेम कितना, T इक्वल्स टू mg। नोट कर लो और आगे चलते हैं। देखिए जैसे मान लो कि दो चार्जेस हैं, चार्ज Q और एक और चार्ज Q ले लेते हैं, और यहाँ बीच में हमने एक चार्ज रखा, कहीं भी बिल्कुल सेंटर पर एक चार्ज Q। ठीक, तो देखो ये इस पर जितना फोर्स इधर लगाएगा ये उस पर उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। ये तो इजी है समझना। मतलब ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों फिक्स हैं, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो ये बीच में रखा हुआ है, बैलेंस है बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस चार्ज को जरा सा डिस्प्लेस करता हूं लेफ्ट या राइट, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखिए क्या होगा, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा राइट की ओर डिस्प्लेस करोगे तो इन दोनों के बीच जो फोर्स था, इन दोनों के बीच में वो फोर्स बढ़ जाएगा। कौन सा फोर्स, रिपल्सन वाला, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो ये उसको उधर रिपेल करना शुरू कर देगा और वापस उसको वहां भेज देगा। लेकिन जैसे वो इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तो वो फिर इसको रिपेल और कर देगा। यानी कि अगर इसको आप यहां से जरा सा भी डिस्प्लेस करते हैं तो ये वापस यहीं पे आके रुक जाएगा। यानी कैसा इक्विलिब्रियम है ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सीखने की बात यह है कि अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट हो और हम मिडिल वाले चार्ज को अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करें, अलोंग द लाइन अगर क्या किया हमने, इसको डिस्प्लेस किया, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, बोलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
इजी है। अच्छा एक और देखो, अगर मैं इसी सिस्टम में चार्ज क्यू दोनों चार्ज हैं, चार्ज क्यू, बीच में चार्ज था अपना कैपिटल क्यू, ये दोनों फिक्स थे, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स था। अगर मैं इस चार्ज को ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर दूं थोड़ा सा, क्वेश्चन वही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो जब इसको आप ऊपर डिस्प्लेस करोगे तो मान लो कि ये क्यू यहां पहुंच गया, ठीक। जब ये क्यू यहां पहुंच गया तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा, रुको, ऐसा लगेगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लगेगा। इन दोनों फोर्सेस का जो ये वाला कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, और आपने इसको जरा सा उधर पुश किया, ये उसको उधर लेते जाके बहुत दूर ले जाके फेंक देगा। यानी इक्विलिब्रियम तब होता है स्टेबल जब आप उस जगह से अगर खिसको तो कोई आपको उधर खींचे, बुलाए उसको। तो अगर इसको हम ऊपर की ओर जरा सा भी पुश करते हैं तो इसको नीचे खींचने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या सीखा आपने कि अगर हम इस सिनेरियो में परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग अगर इसको डिस्प्लेस किया जाएगा कहिए तो कैसा हो जाएगा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। तो ये कभी भी लौट के नहीं आएगा, ये ऊपर निकल जाएगा। चलो और देखो, यही दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अगले क्वेश्चन में हमने ये सोचा कि एक चार्ज है यहाँ पर Q और ये चार्ज Q है, लेकिन जो चार्ज बीच में है बच्चे वो माइनस Q है। यहाँ देखो बीच वाला चार्ज प्लस का था ना, यहाँ माइनस Q है। सवाल अभी वही है कि अगर हम इसको इस लाइन के अलोंग इधर डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? जरा सोचो, बताओ मुझे क्या होगा। जब इसको हम इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो देखो ये इसको इधर खींच रहा था और ये इसको इधर खींच रहा था, दोनों इसको इधर खींच रहे थे। अगर आपने इसको जरा सा भी इधर पुश किया तो ये डोमिनेट कर जाएगा और फिर वो इसको इधर ही लेके चला जाएगा। यानी कि अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? ये अनस्टेबल। ठीक है। अच्छा और सुनो, अगर इसको हमने Q माना, इसको हमने Q माना, इसको माइनस Q, और इसको परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग अगर डिस्प्लेस किया जाए तो बताइए इक्विलिब्रियम है स्टेबल या अनस्टेबल? सोचो। यहां पर तो पहले इक्विलिब्रियम था, मतलब रुका हुआ था बीच में, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, बीच में रुका हुआ है, लेकिन आपने ऊपर डिस्प्लेस किया। देखो तो जब इसको आपने यहां रख दिया, मान लो माइनस Q को डिस्प्लेस कर दिया ना, तो ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, नेट नीचे आ रहा है। यानी कि आपने इसको ऊपर किया तो कोई ना कोई है इसको नीचे खींचने वाला, यानी कि ये जो कंडीशन होगा वो हो जाएगा स्टेबल का हो जाएगा। तो सीखने की बात क्या, अगर समराइज कर दे चारों क्वेश्चन को एक साथ, अगर बीच वाला चार्ज सेम नेचर का है, क्योंकि ये तो सभी Q प्लस प्लस के हैं सारे, देखो सारे ये तो सब सेम है, बीच वाला चार्ज अगर सेम नेचर का है तो अलोंग द लाइन स्टेबल आएगा और परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या आएगा? अनस्टेबल आएगा। देख लो। लेकिन अगर बीच वाला चार्ज ऑपोजिट नेचर का है तो अलोंग द लाइन अनस्टेबल और परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या आएगा? स्टेबल आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और हम लोग इसके एक दो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो मिटा दूं? ठीक, हमने बोला ही नहीं, बोलोगे सुने हैं कैसे? तो सीखने की बात यह है कि सेम नेचर अलोंग द लाइन स्टेबल, ऑपोजिट नेचर अलोंग द लाइन अनस्टेबल। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज है Q, यहां एक चार्ज है 4Q, चार्ज Q, यहां चार्ज क्या है? 4Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था L। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ पोजीशंस एट विच अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड
सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिर्फ वो तीसरा चार्ज किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे कितने पोजीशन हो सकते हैं जहां पर अगर हम थर्ड चार्ज को प्लेस करें तो वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ये भी इसमें बच्चे फिक्स है और ये भी इसमें फिक्स है, ये दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं। और आपको बताना है कि ऐसे कितने पोजीशन पॉसिबल हैं जहां हम थर्ड चार्ज को रखें तो वो इक्विलिब्रियम में हो। बताओ क्या लग रहा है। चलो सोचते हैं कि कैसे कितने पोजीशन पॉसिबल हैं। देखो, जैसे मान लो कि अगर हम इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट सोचें, मान लो कि मैंने सोचा ये पॉइंट है, पॉसिबल है कि नहीं। तो इस पॉइंट पर अगर आप किसी चार्ज को रखते हो, देखो ये उसको उधर भेजेगा, ये उसको उधर भेजेगा, वो उसको पता नहीं कहाँ भेज देगा, दोनों मिलके। मतलब इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पाओगे जिस पर कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आके रह सके। तो वो इसको तो खत्म हो गया, ठीक है। और देखो, क्या इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो अलोंग द लाइन है, क्या इस पर हम थर्ड चार्ज को रख के इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। कोई भी थर्ड चार्ज अगर इस बीच में रख दें तो क्या होगा इक्विलिब्रियम। देखते हैं। देखो, अगर यहां बीच में मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया, सोचो, तो ये इसको उधर की ओर भेजेगा और ये इसको इधर की ओर। हाँ, इक्विलिब्रियम तब उस जगह पर अचीव हो सकता है जहां बाकियों की वजह से फोर्स कैंसिल आउट होते दिखे, कम से कम, कि एक फोर्स इधर तो एक फोर्स इधर। अगर इस बीच में किसी चार्ज को रख दिया जाए तो देखो ये उसको इधर रिपेल करेगा, ये उसको वहां रिपेल करेगा। हाँ, अगर नेगेटिव पे रख देते तो ये इसको खींचता, ये इसको खींचता। तो देयर आर चांसेस कि इस बीच वाली लाइन पर तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। यानी कि एक पॉइंट तो अपने को मिल गया कि हाँ भाई यहां कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक। अच्छा, क्या इसके लेफ्ट में कोई संभव है क्या कि इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। देखते हैं। मान लो हमने एक चार्ज क्यू को यहां रख दिया, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल ही कर रहा है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो इधर तो कोई नहीं पॉसिबल। बताओ यहां कोई पॉसिबल है क्या। ये इसको उधर रिपेल कर रहा है, ये इसको उधर ही रिपेल कर रहा है, यानी कि यहां भी पॉसिबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि देयर इज ओनली वन पॉइंट पॉसिबल। इस पूरे में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा पॉसिबल है जिस पर कि इक्विलिब्रियम में आ सकता है, और वो पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट होगा। बहुत बढ़िया। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, देयर इज ओनली वन पॉइंट पॉसिबल। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट कहां पर होगा इन दोनों के बीच में कि क्या हो, ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखते हैं। तो हमने मान लिया कि वो चार्ज यहां पर है Q, और उससे इसकी दूरी कितनी है, x। ऐसा मान लिया। दूरी कितनी है उसकी, x मान लिया। तो देखो, फोर्सेस शुड बी इक्वल, यानी कि जितना फोर्स ये उसको इधर देगा उतना ही फोर्स अगर ये इसको इधर दे दे तो काम खत्म हो गया। तो बताओ ये इसको इधर कितना फोर्स देगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर। ये इसको यहां कितना फोर्स देगा, K4QQ बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करोगे x आएगा L/3। कितना आएगा, L/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर L/3 डिस्टेंस पर हम वहां से एक चार्ज को रख दें तो क्या होगा, इस पे थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या L/3 डिपेंड कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड पर। और ऐड किया क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन पूछा मैंने कि ये जो L/3 डिस्टेंस आपने लिखा है इक्विलिब्रियम का, क्या वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन को हर तरफ से कवर करो, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। सोचो ये अगर 2Q होता, 2Q क्या फर्क पड़ना है, वैसे ही कट जाता। 10Q होता, वैसे ही कट जाता। सीखने की बात कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस do not depend on magnitude of third charge। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। सेकेंड क्वेश्चन पूछा, और इसमें क्या इस थर्ड चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये दूरी कितनी होगी।
मैं कहता हूँ ये अगर -q होता, -2q होता, तो क्या यहाँ -2q यहाँ -2q वैसे ही कैंसिल हो जाता। और एक बात, मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर, यानी जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो थर्ड चार्ज के ना तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और ना ही उसके नेचर पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नोट करिए। पहली बात थी इसमें इक्विलिब्रियम लोकेशन एक होगा, वो इसके बीच में होगा, लेफ्ट राइट में नहीं होगा। बीच में कहाँ होगा? तो L/3 दूरी पर होगा, और वो दूरी थर्ड चार्ज के ना तो नेचर पे डिपेंड करती ना उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। चलो भाई, दोनों चार्ज देखा आपने सेम नेचर के थे, एक Q था और एक क्या था, 4Q था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसमें नेचर थोड़ा सा बदल देते हैं। देखो कैसे, जैसे कि हमने चार्ज लिया Q और यहाँ एक चार्ज लिया -9Q, Q और क्या लिया, -9Q लिया, ठीक है। सवाल अभी भी वही है कि हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर, जिसमें ये दोनों फिक्स हैं, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर जिसमें कि थर्ड चार्ज को अगर रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ऐसे ही वही काम करते हैं। बताओ, इस बीच में अगर रख दें यहाँ पर तो क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। इस बीच में रख दे तो मान लो यहाँ बीच में हमने एक चार्ज +Q रख दिया। क्या रख दिया? +Q यहाँ पर। तो ये इसको उधर रिपेल करेगा और ये तो खींचने के लिए तैयार ही है। पॉसिबल नहीं, इस बीच में कहीं भी पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम होना। अच्छा, इधर देखते हैं, क्या राइट साइड में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? तो मान लो यहाँ पर हमने चार्ज Q रख दिया, ठीक है। तो ये इसको इधर खींचेगा और वो इसको उधर रिपेल करेगा। तो यस, दो डायरेक्शन ऑपोजिट दिखा, यानी कि यहाँ पर कुछ चांस तो दिख रहा है। अच्छा, एक बार यहाँ और देख लेते हैं, इस जगह पर क्या समझ में आ रहा है। यहाँ अगर किसी चार्ज को रखें तो ये प्लस इस प्लस को प्लस मान लेते हैं, ये उसको रिपेल करेगा और वो उसको खींचेगा। तो यहाँ भी डायरेक्शन ऑपोजिट दिख रहा है। मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि शायद दो पोजीशन मिल जाए, लेकिन जब गौर से आप देखोगे इस जगह को, मान लो कि ये डिस्टेंस हमने ले लिया x, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स बताना कितना होगा इसकी वजह से, K Q/x²। लेफ्ट में होगा वो एक अलग बात है, वैल्यू तो ये होगा। इधर चलो, उसकी वजह से कितना होगा बोलो, K Q/x, हाँ डिस्टेंस L था इसका, सॉरी, x + L²। थोड़ा दिमाग लगाओ। न्यूमरेटर सॉरी, न्यूमरेटर इधर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। इसके दोनों लक्षण है कम होने वाले। इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। इसका पूरा लक्षण है बड़ा होने का। ऐसा कोई कंडीशन आप चाहो तो सॉल्व कर लो, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आएगा जिसमें कि आपको x का कोई वैल्यू मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वाला टर्म है वो हर मामले में इससे बड़ा है, चाहे कुछ भी कंडीशन ले लो आप। और वो ऐसे भी दिख रहा, देखो इसके इस तरफ अगर आप जाओगे ना तो मानते हैं कि ये इधर खींचेगा और वो रिपेल करेगा, लेकिन चूंकि 9Q है, ये 9 गुना बड़ा है, उससे लार्जर चार्ज है, तो ऑफ कोर्स यही डोमिनेट करेगा। तो दोनों तरफ समझ में आता है कि इधर कुछ था ऐसा कि एक फोर्स यहाँ एक फोर्स यहाँ, लेकिन इस तरफ आपको कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिल सकता। यही अगर हम यहाँ देखें, इस तरफ देखें, तो देखो मान लो यहाँ से हमने x दूरी पर एक चार्ज को रखा Q को, बताओ फोर्सेस क्या होंगे इसकी वजह से, K Q/x², और इस 9Q की वजह से बोलो क्या आ सकता है, K Q/x + L²। अब देखो, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर भी ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है मतलब क्या, क्वांटिटी कम होने का लक्षण इसका है। इसका डिनोमिनेटर कम है
मतलब ये क्वांटिटी लार्जर हो सकती है। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये आपको कोई ना कोई आंसर देगा। सॉल्व करोगे x आएगा l/2। x कितना आएगा बच्चे? l/2। यानी कि l/2 वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। किस तरफ? लेफ्ट में। अब अगर इन सारी बातों को समराइज किया जाए इक्विलिब्रियम का, तो बोलो कैसे समझ सकते हैं? अगर दोनों चार्ज, याद है पहला क्वेश्चन क्या था इसका? अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, किसके हों? सेम नेचर के, तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम आएगा बीच में, और वो भी किसके पास? छोटे वाले के पास। पता है ना अभी क्या था? और अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हों तो इक्विलिब्रियम आएगा साइड में, किसके पास? छोटे वाले के पास। देखो कितना समरी में आ गया। दो चार्ज अगर सेम नेचर का है, कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम? बीच में आएगा। दो चार्ज अगर ऑपोजिट नेचर का है तो इक्विलिब्रियम आएगा साइड में, किसकी तरफ? छोटे वाले की तरफ। तो इस लाइन से आप इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, आप देख के बता दोगे आंसर कहाँ आएगा। अब तुम बताओ, जैसे रैंडम मैं पूछता हूँ आपसे, एक चार्ज यहाँ पर है 4q, यहाँ एक चार्ज है -17q, -17q। पहली बात, थर्ड चार्ज के लिए कितने लोकेशन होंगे? आंसर है 1 कि इक्विलिब्रियम हो जाए। बताओ कहाँ होगा? सेम है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट है, यानी कि साइड में होगा। किसके साइड में? छोटे वाले के। यानी आंसर कुछ यहाँ पर आएगा इसका। खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक रखते हैं आज वाली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी इक्विलिब्रियम के कुछ और अच्छे क्वेश्चन ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।